डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स. आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ डोनर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ डोनर लेवल टू कंडक्शन बैंड. ठीक है, मीन क्या में एक डोनर इलेक्ट्रॉन को डोनर लेवल से कंडक्शन बैंड तक उसको लेके जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. और इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू एक्सेप्टर लेवल. ठीक है, डोनर लेवल क्या था ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये जो डॉटेड लाइन है ये डोनर लेवल है. ईडी इसकी एनर्जी क्या है, ईडी डोनर लेवल एनर्जी ईडी. और इसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जैसे टेम्परेचर स्लाइटली राइज करता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है. तो ये हम देखेंगे कि ये डिफरेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं और ये एनर्जी निकाल सकते हैं इसको डोनर से कंडक्शन में लेके जाने के लिए, विच इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी. तो उसमें पहले हम ये करेंगे कि जो हमारे पास डोनर इम्प्योरिटी होगी, फॉर एग्जांपल फास्फोरस है अगर, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक डोनर इलेक्ट्रॉन बनता है जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये जो डोनर इलेक्ट्रॉन था इसका ऑलमोस्ट रेडियस क्या होगा, मीन कि ये इससे कितना दूर होगा, या जितना ज़्यादा दूर होगा उतना वो लूजली बाउंड होगा. तो वो हम निकालते हैं और उसके बाद हम फिर इसकी उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. टोटल एनर्जी इसका मतलब है कि जितनी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होगी इस डोनर लेवल पे उतनी एनर्जी अगर हम उसको दे दें तो वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा. तो वो हमें टोटल एनर्जी निकालना है. तो पहले हम देखते हैं रेडियस फाइंड करते हैं. तो उसके लिए हम बेसिकली हम सिंपल बोर मॉडल यूज़ करेंगे और हम लेंगे इम्प्योरिटी आइटम. कौन सा लेंगे, डोनर इम्प्योरिटी आइटम जो भी फास्फोरस है जो भी है. ठीक है, लाइक ये फास्फोरस था. तो इसके गिर्द जब हम क्या कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन इस तरह रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसके हम इसको विजुलाइज करेंगे कि वो क्या है, इट इज़ ऑर्बिटिंग टू दी डोनर आइन. डोनर आइन किधर है, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर हमने उसकी डोपिंग की हुई है. अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे हैं तो उसमें जो कूलम फोर्स होगी दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज कूलम फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ इम्प्योरिटी एटम, which is equal to E square over 4 pi epsilon naught Rn square is, and this force Coulomb force is equal to centripetal force mv square over r. और यहाँ पर हम effective mass of electron यूज़ करेंगे. epsilon is permittivity of semiconductor material, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री स्पेस में नहीं है, सेमीकंडक्टर मटेरियल में है, तो हम सेमीकंडक्टर मटेरियल की परमिटिविटी यूज़ करेंगे एप्सिलॉन नॉट. अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल जो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के तो उसकी एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है. एंगुलर मोमेंटम एल किसकी इक्वल होता है, पी इंटू वी. ठीक है, सॉरी, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी. R into P और R is radius and P is mv. So angular momentum is equal to L is equal to mvr. सिंपल हम लिख सकते हैं mvr और m की बजाय m स्टार effective mass of electron. mvr angular momentum is quantized and which is equal to nh cut. That is angular momentum is integral multiple of h cut. अब यहाँ से हम velocity का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं. velocity v is equal to nh cut over m star n. सो अब ये वेलोसिटी की वैल्यू हम इसमें पुट कर लें. हम रेडियस फाइंड करना चाह रहे थे तो उसमें ये वेलोसिटी हमारे पास नहीं थी, तो ये v की वैल्यू हमने यहाँ से ली और इसमें पुट कर ली. वी गेट E स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r Rn स्केयर इज इक्वल टू m स्टार ओवर Rn और ये v की वैल्यू पुट कर दी v स्केयर. इसको सिंप्लीफाई करें, वी हैव Rn is equal to n square h cut 4 pi epsilon naught over m star h square. ठीक है, दिस इज इक्वेशन ए.
ये हमारे पास क्या है कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई ऑर्बिटिंग एटम। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बोर रेडियस हम किस तरह निकाल सकते हैं। बोर रेडियस है कि इसमें n1 पुट कर दें यहाँ पर, n = 1, तो हमारे पास आ जाएगा 4πε h कट स्केयर m स्टार ओवर e स्केयर, 4π स्केयर ε0 h कट, इसमें h कट एक ऐड कर लेते हैं, मिसिंग है, h कट स्केयर 4πε0 h कट स्केयर ओवर m e स्केयर। अब ये कांस्टेंट है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आ जाएगी a0 = 0.53 ε0, तो सॉरी एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास बोर रेडियस आ गया। ये हाइड्रोजन के लिए जो पहले हम कर चुके हैं, इसमें हम ε0 की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब इन इक्वेशंस को हम डिवाइड कर लें, इक्वेशन आर ए और इक्वेशन बी, आर और ए, आर एन और ए एन, तो हमारे पास बन जाएगा एन स्केयर एच, ये हमारे पास ए नॉट है, आर एन ओवर ए नॉट, एन स्केयर एच कट स्केयर 4πε ओवर एम स्केयर, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इसकी। यहाँ पर देखिए हमने परमिटिविटी यूज़ की है सेमीकंडक्टर मटेरियल की एप्सिलॉन, और दूसरी ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4πε0 एच कट स्केयर ओवर वी स्केयर। दिस इज इक्वेशन बी, दिस इज इक्वेशन बी। इसमें याद रखना है ε0 है, क्योंकि हमें ये सिंपल हमने बोर रेडियस निकाला है हाइड्रोजन के लिए, ओवर ये हमारे पास ऊपर वैल्यू आ गई आर एम की और नीचे क्या आ गई a0 की। इसमें ये कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, एच कट स्केयर ये कैंसिल हो जाएगा, 4π कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एच कट स्केयर एंड तो यहाँ पर मैस है, रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर इसमें इफेक्टिव मैस है, यहाँ पर एम स्टार इसके ये इफेक्टिव मैस है, ये वाला एम स्टार। सो हमारे पास क्या रह जाएगा एन स्केयर, ये बच जाएगा, और एप्सिलॉन और डिनोमिनेटर में ε0, ठीक है, तो एप्सिलॉन ओवर ε0 ये क्या आ जाएगा ε0 रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन ओवर ε0 रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ दैट सेमीकंडक्टर मटेरियल जो भी है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जो भी, तो इनटू एम हमारे पास एक मैस रह गया m0 और m स्टार ये रह गया, तो m0 ओवर m स्टार। सो इसमें याद रखना है m0 इज रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने यहाँ यूज़ किया था बोर रेडियस के लिए। ये हमने जस्ट उसको एक नॉर्मलाइज करने के लिए ना बोर रेडियस लिया और उससे कंपैरिजन के लिए ये बना लिया इस तरह। अब ये करें कि ये हमारे पास आ रहा है आर एन ओवर a0 = n स्केयर ε0 m0 ओवर m स्टार। ये एक्सप्रेशन हमें ये देता है कि जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है इम्प्योरिटी एटम का, उसका रेडियस क्या होगा आर एन। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट ले लें, जस्ट फर्स्ट ऑर्बिट ले लें n = 1, और सिलिकॉन के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 11.7, हम सिलिकॉन की एग्जांपल देखते हैं, और इफेक्टिव मैस है m स्टार ओवर m = 0.26, ये रेशो, ये वैल्यूज पुट कर दें, n की वैल्यू 1 पुट कर दें, ε0 की वैल्यू 11.7 और इसकी वैल्यू पूरी वैल्यू 0.26, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास आ जाएगा R1 ओवर a0 = ये पूरी वैल्यू पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 45। यहाँ से लिख सकते हैं R1 = 45 a0। a0 क्या था वो हमने अभी निकाला है, इधर 0.53 एंगस्ट्रॉम। सो R1 = 45 × 0.53, तो 23.9 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब है कि यहाँ से अगर हम एस्टिमेट करें तो जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा इम्प्योरिटी एटम, उसका रेडियस कितना होगा 23.9 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और जब यहाँ पर अगर इम्प्योरिटी एटम है, फास्फोरस है, जो भी इम्प्योरिटी एटम है, तो इसका जो एस्टिमेटेड फर्स्ट ऑर्बिट कितना बनता है 23.9 एंगस्ट्रॉम, जबकि सिलिकॉन के लिए ये जो स्पेसिंग होती है या लैटिस पैरामीटर होता है, लैटिस कांस्टेंट होता है, वो अप्रोक्सीमेटली 5 एंगस्ट्रॉम या 6 एंगस्ट्रॉम के अराउंड होता है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस बनता है
ये ऑलमोस्ट 4 लेटर्स कॉन्स्टेंट्स के इक्वल है। मीन की जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 2 1, अगर ये इम्प्योरिटी एटम है, ये ब्लैक वाला फास्फोरस से जो भी है, तो इससे 1 2 3 4 यहाँ आए तो इतना इसका रेडियस होना चाहिए। मीन की इसका मतलब है कि ये तो बहुत ही क्या होगा, ये लूज होगा, मतलब इट इज़ नॉट टोटली बॉन्ड टू द डोनर एटम, और ये थोड़े से टेम्परेचर पे भी ये जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है, तो हमने ये एक रेडियस एस्टिमेट कर लिया। अब हम इसकी टोटल एनर्जी निकालते हैं इस इलेक्ट्रॉन की। जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, जो डोनर इलेक्ट्रॉन है, इसकी टोटल एनर्जी निकालते हैं। वही क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, क्योंकि जितनी इसकी टोटल एनर्जी है यहाँ पर, उतनी हम इसको एनर्जी देंगे तो वो फ्री हो जाएगा और वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी ई इसकी कौन कौन सी एनर्जी इसमें इलेक्ट्रॉन की, इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। टी इज काइनेटिक एनर्जी, वी इज पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू टी प्लस वी। तो अब टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर हम मैस की बजाय इफेक्टिव मैस ले रहे हैं एम स्टार, और वी किसकी करें वो हम पहले निकाल चुके हैं। वी इज इक्वल टू, ये हम निकाल चुके हैं, वी इज इक्वल टू एन एच और एम स्टार आर है। तो ये वैल्यू वी की हम यहाँ पुट कर लें इधर इस जगह पर। अच्छा याद रखना ये वी है और ये दूसरा कैपिटल वी है पोटेंशियल एनर्जी। इसे पुट करें हाफ एम, ये वी की वैल्यू पुट कर दी, इसका स्क्वायर करें, इसमें ये एम स्टार पड़ जाएगा, हमारे पास रह जाएगा हाफ एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर आर एन स्क्वायर। अब आर एन की वैल्यू और एक एम स्टार बचेगा। आर एन की वैल्यू हमारे पास वो हमने अभी निकाली हुई है। आर एन की वैल्यू दैट इज इक्वेशन दिस ए एम स्क्वायर एच कट स्क्वायर को एप्सिलॉन ओवर एम स्टार ई स्क्वायर। ये वैल्यू हमें आर एन की यहाँ चाहिए एनर्जी के लिए, तो वो यहाँ पुट कर लें। ठीक है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी ना, वो थी हाफ एम स्टार वी स्क्वायर। वी हमें चाहिए था, वो हमने ऑलरेडी निकाला था, वो सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब वी में आर अननोन है, तो आर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी एक्सप्रेशन है हमारे पास, वो यहाँ पर पुट कर लें। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के लिए, तो वो हो जाएगी माइनस ई स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन आर एन। अब आर एन की वैल्यू इसमें भी सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी क्या बन जाएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, मीन इन दोनों को ऐड कर लें। ठीक है, टी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी इज इक्वल टू टी प्लस वी इज इक्वल टू, इनको सिंप्लीफाई कर लें, जैसे एलसीएम ले लें, जो हमारे पास बन जाएगी एम आइन एन स्टार ई 4 ओवर 2 एन एच कट होल स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम एम इज इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाकी वैल्यू एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मटेरियल, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं। एन इज ऑर्बिट 1 2 3 4 जो भी ऑर्बिट है। तो इसमें देखें अगर हम हाइड्रोजन एटम लें, हाइड्रोजन एटम के लिए एम स्टार इज इक्वल टू एम और एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी बनती है, आयोनाइजेशन एनर्जी वो आ जाती है फॉर लोएस्ट स्टेट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए, वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पहले भी आप देख चुके हैं कि हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट एनर्जी कितनी होती है फर्स्ट ऑर्बिट की, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अगर हम सिलिकॉन के लिए निकालें, सिलिकॉन के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ये हमारे पास 11.7 है और N1 पुट करें तो ये हमारे पास -25.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये एनर्जी है ये विच इज़ मच स्मॉलर देन बैंड गैप एनर्जी। बैंड गैप एनर्जी कितनी है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ये अगर बैंड गैप है 1.12 तो -24 ये बहुत स्मॉल होगी, यहाँ पर क्या अप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया जिससे हम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टेबल में थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं डिफरेंट आयोनाइजेशन एनर्जीज डिफरेंट एलिमेंट्स का। जिस तरह यहाँ पर डोनर इम्प्योरिटीज़ हैं, इसमें फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ग्रुप 5 में दोनों। अगर आप सिलिकॉन में ये करेंगे डोपिंग तो सिलिकॉन में फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी 0.045, आर्सेनिक की 0.5
और जर्मेनियम के लिए 0.012 और 0.0127। इस तरीके से एक्सेप्टर की निकालें, ग्रुप थर्ड से हैं ये बोरॉन एल्यूमिनियम, उसके लिए ये 0.045 और ये 0.06। तो ये देखिए ये डोनर और एक्सेप्टर लेवल जो एनर्जीज हैं ये आलमोस्ट सेम है, इतना डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे भी देखें जर्मेनियम के लिए भी ये आलमोस्ट आपस में सेम है, सिर्फ यह कि जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू सिलिकॉन से थोड़ी कम है, मीन्स उसमें इजीली इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है हाई एनर्जी पे। सो ये हमारा था आज का कि अगर हमारे पास ये कोई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, अभी हमने सिर्फ किया है जो हमारे पास एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन जर्मेनियम, उनके लिए हमने देखा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास अगर एलिमेंटल की बजाय कंपाउंड सेमीकंडक्टर है जिस तरह गैलियम आर्सेनाइड है, तो उसके लिए देखेंगे कि उसकी में जब हम डिफरेंट एलिमेंट उसमें डोप करेंगे, जैसे सेलेनियम, टेरियम, सिलिकॉन, मीन के हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड है या कोई और कंपाउंड है, उसमें जब कोई और एलिमेंट डोप करेंगे तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।